नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम आपके लिए लाए हैं नए विषयों पर चर्चा और इस बार हम करेंगे दो विषयों पर चर्चा, जिसमें से पहला विषय होगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में भी। इन दोनों ही विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए आज के हमारे गेस्ट एक्सपर्ट हैं श्री राम शर्मा, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रह चुके हैं और पोस्ट रिटायरमेंट फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। सभी व्यूअर्स को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आज के दोनों विषय यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और हिंदू मैरिज लॉ, इन दोनों ही विषयों से संबंधित उचित कानूनी मशवरा आपको हमारे विषय विशेषज्ञ देंगे और हमारे टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, जो है 1800-233-0040। ये एक टोल फ्री नंबर है और भोपाल का लैंडलाइन कोड है 0755-266-0049। ये दोनों ही नंबर्स पर आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं आज के विषयों से संबंधित। कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, इसको आप आम भाषा में किस तरह हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? करप्शन को किस तरह परिभाषित करेंगे आप सबसे पहले? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इस उद्देश्य से बनाया गया है जी कि जो हमारे लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट अपने पदीय कार्य के संबंध में जी किस तरह से आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, नगद के रूप में या किसी अन्य पेक्यूनरी एडवांटेज के रूप में प्राप्त करते हैं। जी। तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अलग अलग धाराओं में अलग अलग उनके एक्ट्स को बताया गया है कि किस तरह से उसे भ्रष्टाचार के परिभाषाओं में लाया जाएगा। जी। जैसे सेक्शन 7 है इसका। जी। सेक्शन 7 में कोई भी पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट होने की प्रत्याशा में किसी से कोई पेक्यूनरी एडवांटेज अनलॉफुल ग्रेटिफिकेशन के रूप में लेने के लिए सहमत होता है, अटेम्प्ट करता है या लेता है, और उसका उद्देश्य ये होता है कि उसे लेने के लिए जो देने वाला है वो ये चाहता है, उससे अपेक्षा करता है कि वो किसी अपना कोई ऑफिशियल एक्ट उसके फेवर में करेगा या उसके कहने से किसी का ऑफिशियल एक्ट से उसकी सहायता नहीं करेगा। हाँ। इसी बीच में हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, पेक्यूनरी का मतलब ये होगा कि ये पैसे से संबंधित है, धनराशि से संबंधित है। इसके अलावा और भी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि जिसका कोई मूल्य हो पैसे के रूप में। जी। ये इसके साथ अगर उसकी कोई उसका मूल्यांकन हो सकता है कोई भी ऐसी चीज़ का। और जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट के लिए अपने काम कराने के लिए या फेवर कराने के लिए ऑफिशियल एक्ट से संबंधित जी कोई वैल्यूएबल थिंग विदाउट कंसीडरेशन या इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के रूप में भी उसको वैल्यूएबल थिंग देता है, तो वो भी उसमें भ्रष्टाचार में आता है। जी। भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जिससे कहीं ना कहीं बहुत से लोग जूझते आए हैं। अगर हम भारत की बात भी करें तो वी आर दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और हमारी जो इतने सारे सिटीजन्स हैं अलग अलग लेवल पर, वो अलग अलग तरह से भ्रष्टाचार ज़रूर फेस करते होंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। अगर हम देखें तो मौजूदा समय में जो G20 नेशंस की जो बात चल रही है, उसका एक उद्देश्य भी है कि करप्शन के अगेंस्ट वी हैव टू फाइट, वी हैव टू बी टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। ये भी एक विषय आज का हमारा है कि आप इस विषय को लेकर जागरूक हों और जानकारी रखें कि अगर कोई करप्शन से जूझ रहा है तो वो कैसे इनिशिएट करे। बताने के लिए हमारे विषय विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। आप सर हमें ये बताइए कि करप्शन जैसे ही कोई रियलाइज़ करता है कि भाई इसमें तो ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो कहाँ और कैसे कंप्लेंट शुरू की जाती है, इनिशिएट कैसे होता है करप्शन का कोई भी प्रकरण? इसमें जैसे कोई सीधा काम करने के लिए, कोई अपना ऑफिशियल एक्ट करने के लिए किसी से कोई डिमांड करता है कि मैं इस काम को जब करूँगा जब आप मुझे इतने पैसे देंगे, तो ऐसे एक्ट के लिए जैसे अपने यहाँ मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना हुआ है जी। हाँ, उसमें डिवीजन लेवल पे एसपी लोकायुक्त होते हैं, उनको कंप्लेंट करके जी। और वो थोड़ा सा ये चाहते हैं कि जैसे आजकल मोबाइल से टेप कर लेते हैं, डिमांड को टेप कर लिया जाए, थोड़ा सा उन्हें एविडेंस चाहिए कि हाँ इस तरह का वार्तालाप हुआ। जी। तो ये इस तरह के एविडेंस इस तरह के प्रकरणों में वो ट्रैप में आ जाते हैं। ओके। और जिन स्टेट में लोकायुक्त संगठन ये कार्य नहीं करता, उनमें एंटी करप्शन ब्यूरो जो होती है, उनके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ट्रैप के लिए अरेंजमेंट कर देते हैं।
तो जिसको कहते हैं सादा भाषा में कि रंगे हाथों पकड़वाना या रंगे हाथों पकड़े जाना। तो वो जो पैसे दिए जाते हैं उन पर केमिकल लगाया जाता है, फिलोप्थलीन पाउडर, ओके। जो वो उनको लेने के बाद में उसके हाथ धुलवाए जाते हैं तो उसका कलर हाथ से निकलता है, पिंक जैसा कलर, तो उसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़वाया जाए। तो ये कहावत वहाँ से आई है। ये कहावत वहाँ से बनी हुई कि इसको रंगे हाथों पकड़वाया गया। जी जी तो एक तो ये होता है ट्रैप की कार्रवाई। जी। इसके अलावा जो सेक्शन 13 है प्रिवेंशन करप्शन एक्ट का, उसमें जो डिफाइन किए गए हैं करप्शन, कि जैसे पद का दुरुपयोग करके किसी से आर्थिक लाभ प्राप्त कर लेना, या अपने कस्टडी में या अपने चार्ज में कोई संपत्ति हो उसको मतलब इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का अपने उसमें यूज कर लेना, ये है। या अपने पद से किसी पर दबाव डाल करके या करप्ट और इलीगल मीन्स से किसी से प्रॉपर्टी अर्जित कर लेना, हाँ। या फिर प्रॉपर्टी कमा करके एक ऐसी अपने फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेना जिससे ये लगे, दिखाई दे कि ये आय से अधिक संपत्ति है। तो इनमें लोग शिकायत करते हैं, लेकिन अपने यहाँ समाज में थोड़ी सी कमी ये है कि शिकायत जब करते हैं कि जब उस आदमी से ये लगने लगता है कि ये हमको बहुत परेशान कर रहा है। एक सिविलाइज्ड सिटीजन के रूप में इस चीज़ को रोकने का काम नहीं करते, ये सोचते हैं कि कौन बुराई भलाई में पड़े इसके। यदि ये समझ में सबके आ जाता है, क्योंकि जो आसपास या उस समाज के नज़दीक में रहने वाले से पता चल जाता है कि इसका नौकरी में आने पे स्टेटस कितना था, नौकरी में आने के बाद में अब क्या ठाट बाट है, ये सबको दिखाई देने लगते हैं। जी। लेकिन बुराई भलाई में कोई नहीं पड़ता। बिल्कुल। फिर जब किसी भी कारणों से जब ये शिकायत होती है, जैसे अपने यहाँ एक आर्थिक अपराध ब्यूरो है, एक लोकायुक्त संगठन है। आर्थिक अपराध ब्यूरो में भी शिकायतें होती हैं, EOW जिसे कहते हैं। तो इन शिकायतों पर पहले प्रारंभिक जांच करते हैं वो लोग। तो शिकायत जो है, माफ़ी चाहती हूँ मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन शिकायत सर जैसे पुलिस थाने में होती है उसी तरह इनिशिएट होती है या सीधा यहीं पर जाकर और कंप्लेंट की जाती है? जैसे पुलिस थाने में जो और क्राइम्स हैं उनकी तो सीधे FIR दर्ज हो जाती है। जी जी। इस तरह के अपराधों में सेटिस्फेक्शन के लिए पहले वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं, प्रारंभिक जाँच। और प्रारंभिक जाँच में ये देखते हैं कि प्राइमा फेसाई केस बनता है या उतनी एविडेंस है, तब इनके थाने अलग होते हैं। जी। जैसे लोकायुक्त संगठन का अपना थाना है यहाँ भोपाल में, फिर वहाँ वो FIR दर्ज होकर के और जो जिसको ऑथराइज किया जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, तब उसको वो केस इन्वेस्टिगेशन के लिए सुपुर्द किया जाता है। तो जैसे आपने कुछ देर पहले जिक्र भी किया था कि वैसे तो एक सिविलाइज सोसाइटी में हर नागरिक को इस बात के लिए अलर्ट रहना चाहिए और ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ के अगर वो देख रहे हैं कि कोई अनफेयर मीन्स से कमा रहा है या अनफेयर मीन्स से उसके पास रिसोर्सेज में इजाफा हो रहा है तो उसे कंप्लेंट करना चाहिए। तो ये जो आप जैसे बता रहे हैं, अगर हम भोपाल की बात करें तो यहाँ पे लोकायुक्त है और EOW है, तो यहाँ पे आम नागरिक डायरेक्टली जाकर उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली जा करके भी वो डाक से भी भेज सकता है शिकायत, और फिर उसके बाद ये एजेंसीज जो हैं उसकी जांच करेंगी, ये प्रारंभिक जांच कराती हैं, और फिर उस जांच के बाद कंप्लेंट रजिस्टर, जांच के बाद FIR दर्ज होती है। जांच के बाद FIR जब ये लगता है कि हाँ मतलब अपराध से संबंधित एविडेंस है, प्राइमा फेसाई केस बनना जब उनको लगता है तो फिर FIR दर्ज होती है। जी जी। तो इससे पहले जो उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो क्या कहलाता है सर? वो तो जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट का रोल उतना ज़्यादा नहीं रहता है इन मामलों में। अच्छा। कंप्लेनेंट ने इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो जो जांचकर्ता अधिकारी है वो बुला करके उससे ये पूछते हैं, उससे वो सोर्स पूछते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि साहब ये मकान इसने वहाँ ले लिया इस तरह से। हाँ। तो उससे जानकारी लेते हैं कहाँ है, कैसे है। जी जी जी। बाकी तो काम एजेंसी करती है, जैसे उसके बैंक खातों की सर्च करना। जी जी जी। जैसे उसके कहीं कहीं और भी जैसे कुछ भी ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसे प्रॉपर्टी छिपाई होगी या ऐसा कुछ उसका यूज किया होगा, बाकी तो फिर वो एजेंसी अपने तरीके से करती है। तो ये एजेंसी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं और वही जो है उसके सबूतों का कलेक्शन भी करने की जिम्मेदारी लेते हैं, एविडेंस का कलेक्शन, ना कि जो कंप्लेंट करता है ये उसकी जिम्मेदारी। कंप्लेनेंट का उतना रोल नहीं रह जाता जी। वो जब प्रारंभिक जांच से उनको ये लग जाता है और FIR दर्ज हो जाती है तो फिर उसका कंप्लेनेंट का रोल ज़्यादा नहीं रह जाता है इसमें। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्रकरण होते हैं ये कितने समय में इनका निराकरण होता है, ये लगभग कितने टाइम, क्या इसकी कोई टाइम लिमिट बनाई गई है? एक्ट में प्रोविजन है कि इनकी हियरिंग डे टू डे हो, दिन प्रतिदिन कार्रवाई हो, और इसी उद्देश्य से है कि यदि ये केस जल्दी डिसाइड हो, जल्दी कानूनी दंड मिले तो समाज में ये संदेश जाए कि हाँ ये भ्रष्टाचार पे ये कार्रवाई होती है। जी। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं कि जिनकी वजह से
पहले तो जो बड़े बड़े घोटाले के भ्रष्टाचार के केस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि उनमें एविडेंस कलेक्शन में तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन करना, जगह जगह से एविडेंस का कलेक्शन करना, तो उसमें समय लगने के बाद में फिर कोर्ट प्रोसीडिंग में भी एविडेंस में, और मतलब तरह तरह से बहुत से ऐसे हैं कि जिनसे वो केस मतलब इतनी जल्दी जैसे होना चाहिए, जितनी कानून की अपेक्षा है, उस तरह से उतनी जल्दी डिसाइड हो नहीं पाता। लेकिन इस विषय को हम कंटिन्यू करेंगे, चर्चा जारी रहेगी। हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में, लेकिन कार्यक्रम में आपको हम अब जानकारी देना चाहेंगे गुमशुदा लोगों के बारे में। ये हैं राधा चक्रवर्ती, इनकी उम्र 15 वर्ष है, इनका रंग सांवला है, कद 4 फुट है, और जिस वक्त ये गुमशुदा हुई उस वक्त इन्होंने कुर्ता और लेगी पहनी हुई थी। ये है रत्तो उर्फ अंजना कौल, इनकी उम्र 17 वर्ष है, इनका रंग सांवला है, कद 5 फुट है, दोहरा बदन है, और जब ये गुमशुदा हुई तब इन्होंने सलवार सूट पहना था। ये हैं अनीता बंजारा, इनकी उम्र 26 वर्ष है, इनका रंग सांवला है, चेहरा गोल है, कद 4 फीट है, हष्ट पुष्ट बदन है, और ये जब गुमशुदा हुई तब इन्होंने साड़ी ब्लाउज पहना हुआ था। ये भोपाल की सूखी सेवनिया से हैं। ये है शीला कोरी, इनकी उम्र 15 वर्ष है, रंग गेहुआ है, कद 4 फुट 5 इंच है, चेहरा गोल है, जब ये गुमशुदा हुई तब इन्होंने सलवार सूट पहना था। ये शाहनगर पन्ना से हैं। इनके बारे में अगर किसी को कोई भी जानकारी मिलती है तो इस संपर्क पते पर आप जानकारी दे सकते हैं। पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग, भोपाल। पुनः स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में। कार्यक्रम है कानूनी सलाह। सर, जैसा कि हम आपसे बातचीत कर रहे थे, ये जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, इसमें जिस तरह से भी इनिशिएट होती है एप्लीकेशंस लोगों की तरफ से, आप हमें ये बता रहे थे कि ये प्रकरण कितने लंबे समय तक चलते हैं, और इसी के साथ जो जिम्मेदारी जो होती है सबूत को साबित करने की, वो जो कंप्लेंट या इन्फॉर्मर होता है उसकी नहीं होती। ये एजेंसीज़ का स्वयं का प्रेरोगेटिव होता है कि कैसे वो इसको अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के साथ अरेंज करते हैं और कैसे वो कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। पनिशमेंट के प्रावधान अगर आपसे हम जानना चाहें तो किस तरह की पनिशमेंट्स इसमें दी जाती हैं? इसमें करप्शन में हर अपराध में कारावास की सज़ा ज़रूरी है। कुछ धाराओं में मिनिमम कम से कम 6 महीने और कुछ में मिनिमम 1 साल की सज़ा है, और कुछ में अधिकतम 5 साल की है, कुछ में अधिकतम 7 साल की है। और जो हैबिचुअल कुछ सेक्शन ऐसे हैं कि जो करप्शन लेने के लिए हैबिचुअल पब्लिक सर्वेंट होते हैं ना, हैबिचुअल, जी जी जी, उनके लिए अलग धारा बनाई गई हैं, उनमें मिनिमम ज़्यादा रखा गया है। जी जी। तो सर, जैसे हम अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करें तो ये स्टेट लेवल एक्ट है या ये सेंट्रल लेवल एक्ट है? ये सेंट्रल एक्ट है, और इसमें जैसे मैं और क्लियर कर दूं थोड़ा, स्टेट गवर्नमेंट में ही बहुत से विभाग ऐसे हैं कि जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी काम करते हैं जी, तो उनमें सीबीआई की सहायता ली जाती है। उनमें सीबीआई की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको शिकायत की जाती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो वो सेंट्रल के कर्मचारियों के लिए, उनके लिए ये आसान हो जाता है। इसमें एक प्रोविज़न है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए इसके सेक्शन 19 में ये प्रोविज़न है कि वो विभाग से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रोसिक्यूशन की वो ली जाती है अनुमति। ओके। तो प्रोसिक्यूशन की वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्हें सीबीआई को लेने में आसानी रहती है, इसलिए सीबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी अधिकारी हैं वो उनसे रिलेटेड मैटर्स सीबीआई जांच करती है। तो सर, ये तो इंटर स्टेट भी इंक्वायरी करने में आसानी होती होगी। जैसे कई ऐसे ऑफेंडर्स होते हैं, मैं ऑफेंडर वर्ड इसलिए बोलूँगी क्योंकि तब तक ये साबित नहीं होता कि उन्होंने क्राइम कमिट किया भी है या नहीं, लेकिन अगर वो किसी एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में चले गए हैं या कहीं और से उनका लिंक है, तो सीमा में जाने का प्रश्न तो यूँ नहीं होता कि वो जो नौकरी करने वाला पब्लिक सर्वेंट है
वो किसी स्टेट का ही आदमी अपनी ही स्टेट में काम करेगा तो वो ही उसी स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जी जी जी। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में होता है कि आज इस स्टेट में और कल को वो उसका सेंट्रल सर्विसेज तो ऑल इंडिया रहती जी है। जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। कार्यक्रम में हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल। सर, ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मैं आपसे चर्चा कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को इंक्वायरी करने में आसानी होती होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के ये जैसे अभी आपने प्रश्न किया था कि स्टेट में इधर से उधर, हाँ हाँ हाँ। तो उनके कभी कभी जैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, आज इस स्टेट में नौकरी कर रहा है, कल को दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा जी। तो सीबीआई को ये आसानी रहती है क्योंकि उनका भी नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया रहता है। जी जी जी। तो वो सीबीआई की जो एजेंसी है उनको हाँ, आसानी भी रहती है और वो इसीलिए उनको ये अधिकार दिए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में ये उसको मतलब इन्वेस्टिगेट करें और प्रोसिक्यूट करें। हालांकि हर स्टेट में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट होती है। जी जी, हर स्टेट में हाँ, होती है। हर एक में होती है। जैसे यहाँ भोपाल में ही स्पेशल जज होंगे जी। तो वो इस तरह से डिसाइड होगा कि इनके जुरिस्डिक्शन में ये ऑफेंस कमिट हुआ। ओके। हाँ। उनके क्षेत्राधिकार उनके बटे होंगे क्षेत्राधिकार में ये और ऑफेंस कमिट हुआ तो वो स्पेशल जज का उनका क्षेत्राधिकार है, उसके यहाँ स्पेशल तो जज वो के जो यहाँ। न्यायाधीश है वो उनके हाँ। क्षेत्राधिकार हाँ। के प्रकरणों को सुनेंगे। हाँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी सीबीआई हो। ओके। जी 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 जी। ये बहुत ज़रूरी होता है जानना, कई बारीकियां हैं जो सबको पता नहीं चलती। आपने अभी बीच में जिक्र किया था, हम अगर पनिशमेंट्स की बात करें तो कारावास उसमें मुख्य रूप से रहता है, लेकिन इसी के साथ जो प्रॉपर्टी जो लोग कलेक्ट करते हैं करप्टेड, मतलब करप्शन के ज़रिए अगर वो ऐसी कुछ संपत्ति इकट्ठा करते हैं तो क्या वो कन्फेस्टिकेट होती है और किस तरह से होती है, और होती भी है या नहीं, उसका क्या होता है, किस तरह? उसके लिए स्पेशल कोर्ट एक्ट बना है। जैसे अपने यहाँ एमपी में 2012 से ये इम्प्लीमेंट हुआ है स्पेशल कोर्ट एक्ट। अच्छा अच्छा। स्पेशल कोर्ट एक्ट में जैसे ये अनुपात आय के ज्ञात स्रोतों से जो अधिक संपत्ति पाई जाती है उसे जैसे इंग्लिश में कहें तो डिस्प्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी, आय के ज्ञात स्रोतों से जो प्रॉपर्टी से अधिक पाई जाती है, जी जी जी। ऐसी संपत्ति यदि इन्वेस्टिगेशन में मिलती है कि जैसे ये पीरियड फिक्स किया जाता है कि इन 5 साल में इतना इसे वेतन मिला, हाँ, हाँ, हाँ। इतना गवर्नमेंट से इसे पूरा मिला और इसके पास जो प्रॉपर्टी मिली वो इसकी जो आमदनी थी टोटल मिला करके इससे दुगनी कीमत की है जी। तो उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कराने के लिए वो जो एजेंसी है, चाहे आर्थिक अपराध ब्यूरो हो या लोकायुक्त संगठन हो, जी। वो उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कराने के लिए स्पेशल कोर्ट एक्ट के प्रोविज़न के तहत जो स्पेशल कोर्ट बनी हुई होती है वहाँ आवेदन लगाते हैं। वो आवेदन एफिडेविट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का लगता है, पूरा उसकी डिटेल दी जाती है प्रॉपर्टी की। जी। फिर वहाँ से उन लोगों को नोटिस जाते हैं, सो कॉज नोटिस, कि जो जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। जी। फिर उस पर जो प्रोसीडिंग्स एक्ट के अनुसार होती है और जब ये तय हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो आय के ज्ञात स्रोत हैं उनसे अधिक है और तब ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये भ्रष्टाचार से कमाई गई है, हाँ, हाँ। तो उसे कन्फिस्केट किया जाता है। उसको कन्फिस्केट किया जाता है। ओके। तो सर, आपका इतना इलस्ट्रस एक्सपीरियंस रहा है, आपकी पोस्टिंग भी इतने सारे मध्य प्रदेश के सारे बड़े बड़े शहरों में भी रही है। अगर हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आपके किसी ऐसे एक्सपीरियंस या अनुभव एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ऐसे कुछ आपसे जानना चाहें तो क्या आप कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? एक्सपीरियंस हैं इस तरह के कि कभी कभी जैसे अच्छे प्रभावशाली ऑफिसर्स हैं बड़े, ये देखा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई में कहीं कहीं ऊपर के लेवल का प्रभाव होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन में भी डिले हो जाता है या उन्हें प्रोसिक्यूशन में से निकाल भी दिया जाता है। जैसे मैं ग्वालियर में स्पेशल जज था जी। तो वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक केस था और वो खरीद फरोख्त से संबंधित केस था जी। तो उसके जो बड़े अधिकारी रेस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने वो खरीद फरोख्त के लिए अप्रूवल किया, उनके खिलाफ तो प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन ही नहीं दी थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। और जबकि नीचे के लेवल के जो लोग थे, जो उनके सबॉर्डिनेट थे, जिन्होंने उनके ऑर्डर की कंप्लायंस या उनके दबाव में या उनके कहने से वो काम किया जिसे करप्शन में लाया गया और जो हमारी स्पेशल कोर्ट में वो केस चला, वो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के तहत उनके खिलाफ केस चला
उस कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी जो रेस्पॉन्सिबल था, जो सीनियर ऑफिसर प्रभावशाली था, उसके खिलाफ सैंक्शन ही नहीं ली गई थी। मैंने उस केस को डिसाइड करते समय इस चीज़ को हाईलाइट किया कि ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा अनुभव है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभावशाली हैं, जिनके ऊपर तक प्रभाव काम कर जाता है, वो उस तरह से उनके खिलाफ जो प्रॉपर एक्शन है कभी कभी वो नहीं हो पाता जी। और एक ग्वालियर का ही केस है, एक कलेक्टर कार्यालय का बाबू था जो 250 रुपये के लिए ट्रैप हुआ था। ओह, 250 रुपये, केवल 250 रुपये के लिए। और जब केस प्रूव हो गया जी। जब मैंने उससे सजा पर जैसे सुना तो मैंने बताया, मैंने कि देखो कारावास की सजा तो मिनिमम होगी इसमें, तुम्हें जो कुछ कहना है तो बताओ। तो वो मुझसे ही प्रश्न करने लगा कि साहब आपके कोर्ट के जो स्टाफ के बाबू हैं इनको शपथ दे करके पूछ लो कि 200-250 रुपये डाल के ले जाते हैं। तो ये प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन का प्रोविजन इसलिए बनाया गया कि कभी कभी कोई किसी आदमी से मजबूरी में या छोटा मोटा अपराध या किसी कंपेलिंग सर्कमस्टांसेज में कुछ हो, हाँ। तो सैंक्शन अथॉरिटी इस बात पे देख ले कि इसको क्या विभागीय दंड या विभागीय जांच से ही काम चल सकता है। तो कभी कभी मैंने ये देखा है कि प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन में भी पक्षपात हो जाता है। जी जी। कभी कभी जैसे ये अपराध दो तरह से होते हैं, हाँ। या तो बहुत मजबूरी में या फिर एक लग्जरियस लाइफ जीने की एक तमन्ना हो, फिर इंटेंशनली होते हैं, या फिर एक मजबूरी में होते हैं कि मरता क्या न करता। सही है जी। यदि मरता क्या न करता की स्थिति बहुत छोटे से अपराध की हो, तो मेरा ये अपना अनुभव और सुझाव है, तो वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सैंक्शन देती है तो उसको कंसीडर ऐसे मामले में तो करे, लेकिन ऐसा न करते हुए कहाँ कंसीडर करते हैं कि एक बड़ा अधिकारी है, ये इम्प्लीकेट नहीं होना चाहिए। एक न्यायाधीश होने के नाते अगर आप इतनी बारीक बातों पे गौर करते आए हैं तो आई एम श्योर कि जिन भी प्रकरणों का आपने फैसला किया होगा वो लोग लकी थे कि आपने इतनी बारीकी से सारे डायमेंशंस पे सोचा, क्योंकि सच में अगर हम करप्शन की बात करें तो यही दो या तो मजबूरी या इंटेंशन ही उसके रीजंस हो सकते हैं। सर, ऐसा भी होता है कि करप्शन में अगर कोई एक व्यक्ति है जो एक्स है, वो अगर उस पे चार्जेस लगे हैं करप्शन के, तो उसकी फैमिली को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा? फैमिली को उसमें कंस्पायरेसी में तब इन्वॉल्व किया जाएगा। कंस्पायरेसी मीन्स ये कि वो सहयोग कर रहे हैं, सहयोग करें। यदि उनका समझदार फैमिली मेंबर उसके नाम प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है जी, उस पैसे से जो करप्शन से कमाया गया है जी, तो उसकी जानकारी में तो आ जाता है। या तो उसके खाते में पैसा डाला गया हो, खाता खुलवाया गया हो, हाँ। या उसके नाम कोई अचल संपत्ति खरीदी गई हो जी, तो उसकी जानकारी में तो यदि ये आ गया तो पता चल जाता है कि ये इसका मतलब कि सोर्स क्या है इस तरह का आने का। तो इसलिए उस फैमिली मेंबर को भी उसके मेन ऑफेंस के साथ कंस्पायरेसी जो आईपीसी की धारा 120 बी लगाकर वो मेन अपराध के साथ में उसको भी प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो इसमें क्या उनके ऊपर भी वही चार्जेस लगते हैं और उनको भी वही पनिशमेंट से गुजरना पड़ सकता है? बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सभी दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने आसपास, इनफैक्ट अपने परिवार में भी देख रहे हैं, तो सर क्या उनकी ड्यूटी है, कैसे वो इस चीज़ को पहले तो वो स्टॉप करने क्या कर सकते हैं? इनफैक्ट जो करप्शन में लिप्त अगर हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, तो परिवार वालों को क्या करना चाहिए? परिवार वालों की तो मॉरल ड्यूटी है कि गलत काम से उसको रोकना चाहिए। जी जी। परिवार वालों को, यदि समझदार परिवार है तो यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि इस भोपाल में ही एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर पति पत्नी थे, जब उनका या तो ये समय खराब मान लो या उनका ये मान लो कि पूरा कानूनी शिकंजा कस गया जी, नौकरी भी गई दोनों की, प्रॉपर्टी भी कन्फिस्केट हुई, खूब बेइज्जती बदनामी हुई समाज में, तो ऐसे केसों से परिवार को भी शिक्षा लेनी चाहिए बिल्कुल कि भाई इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी बुरा वक्त आ जाए तो हमारी पूरी इज्जत आबरू चली जाए, समाज में भी हमारी इज्जत न रहे और हम कानूनी दंड से इस तरह से फंसे। नेक्स्ट जनरेशन को भी वो ब्लॉट झेलना पड़ता है, वो ब्लॉट झेलना पड़ेगा वो तो। जी जी जी। अब सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, एज अ मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें क्या होना चाहिए, आप जिस नज़रिए से फैसले करते आए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो अपेक्षा क्या है? अपराध को कम करने के लिए मैं तो दो बात जानता हूँ, या तो कोई आदमी भय से मानता है, या फिर वो समझदार आदमी हो और उसे इस तरह की शिक्षा मिले
और शिक्षा से उसमें समझदारी आ जाए तो उसके परिवर्तन से, या तो केस डे टू डे चलें और केसों में जल्दी मतलब ये दंड का परिणाम सामने आए तो समाज में ये संदेश पहुंचे कि हाँ इस चीज़ का ये दंड मिलता है, क्योंकि दंड मिलेगा नौकरी भी छुटेगी, तो प्रोसिक्यूशन ये लैंडमार्क होता है। हाँ वो भी है, नौकरी चली जाती है, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होती है, समाज में संदेश जाता है कि ऐसा नहीं है कि ये इस चीज़ से बच जाएगा। जी जी जी। या फिर ये मेरा अपना अनुभव है रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि मैंने अब कुछ आध्यात्मिक उनकी किताबों की या उनकी विषयों की स्टडी की है। जी जी। तो जब हमारे सब आध्यात्म के जानकार ये कहते हैं कि भाई कर्म का फल तो मिलता ही है, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, तो परिवार को बताना चाहिए। जब शिक्षा उनको मिलती है बच्चों को, तो शिक्षा के दौरान ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक शिक्षा केवल इसी बात के लिए नहीं है कि उसको भविष्य में रोजगार मिले और वो कमाई करे। शिक्षा इस बात की भी होनी चाहिए कि रोजगार और कमाई के दौरान उसका चरित्र भी ठीक रहे और वो ऐसा रोजगार या ऐसा काम करे कि जिससे ये कहने में ना आए कि भाई इसने कोई पाप कर्म कर दिया। यदि उनको शुरू से समझाइश मिले परिवार से या शैक्षणिक संस्थान से कि भाई बुरे काम का बुरा फल तो कभी ना कभी मिलेगा, इसलिए ये समझकर चलना चाहिए कि हमको बचना चाहिए बुरे काम से। तो यदि ये शिक्षा और समझ परिवार दे, समाज दे और अपनी धार्मिक संस्थाएं दें, तो हो सकता है हृदय परिवर्तन से इन अपराधों में कमी आ जाए। जी जी जी, बेशक ये दोनों ही नज़रिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें और जिस तरह की व्यवस्था न्यायिक और दंडिक व्यवस्था हमारे देश में लागू होती है, अगर हम उस नज़रिए से देखें, और दूसरा ये कि हम स्वयं अंदर से अपनी अंतरात्मा को जागृत करें कि देश के लिए और समाज के लिए अगर हम करप्शन में लिप्त होते हैं तो डायरेक्शन लेस होगा हमारा समाज और हमारे अपने लिए भी, क्योंकि ऑफेंस बचता नहीं है कहीं ना कहीं, और अगर उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू और मॉनिटरी या पेक्यूनरी ऑफेंसेस शामिल हैं तो उसका ट्रेस ज़रूर मिल जाता है। और आजकल इतनी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड और इतनी मॉडर्न टेक्निक्स को हमारी एजेंसीज़ यूज़ करती हैं कि कहीं ना कहीं वो रिफ़्लेक्ट करता ज़रूर है और लौट के ज़रूर आता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय था। आप इस बात को याद रखें कि आज हम दो विषयों पे चर्चा करेंगे, जिसमें से एक विषय था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और एक और विषय हमारा है जो कि है फैमिली मैटर्स, जिसमें हम चर्चा करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज लॉ के बारे में। कार्यक्रम में हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे। आपसे कुछ ही देर बाद हम कार्यक्रम में अंतराल लेंगे। सर, अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की आपसे बात करें तो आप भोपाल में प्रिंसिपल जज रह चुके हैं पोस्ट रिटायरमेंट, और फैमिली मैटर्स जो होते हैं उनको फैमिली केसेस की तरह नहीं देखा जाता, उनको प्रकरणों की तरह ना देखकर और मैटर्स की तरह देखा जाता है। इन दोनों बातों में अगर ये बहुत ही बारीक फ़र्क है जो शायद हमारे व्यूअर्स नहीं समझ पाए होंगे, आप समझाएं कि फैमिली कोर्ट नहीं कहलाता, वो एक अलग एटमॉस्फेयर रहता है, वहाँ वकीलों की भी आवश्यकता नहीं होती, क्यों? देखिए ये क्या है, थोड़े सेंसिटिव मैटर्स रहते हैं जी। इनमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी की परिवार का कोई मामला आता है तो वो बाहर उसका दुष्प्रचार न हो। जी। इसीलिए इन केसों में जो कोर्ट में भी कार्रवाई होती है उसको कैमरा ट्रायल भी कह सकते हैं। जी जी जी, जी। उसमें ज़्यादा लोगों इसका पब्लिकेशन न हो उनकी कार्रवाई का, उनकी कार्रवाई को ज़्यादा लोग इस तरह से न देखें कि उनका बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार हो। जी। और इसी तरह से फैमिली कोर्ट एक्ट में ये प्रोविज़न रखा गया है कि हर वकील अपने तरीके से उसमें पैरवी जा करके नहीं कर सकता। जी। उसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ती है। जी। और परमिशन देते समय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये देखता है कि इनके अंदर इतनी संवेदनशीलता है कि इस प्रोसीडिंग में ये किसी तरह का न्यूसेंस नहीं करेंगे बल्कि कोऑपरेट करेंगे। जी। बल्कि अपेक्षा ये भी की जाती है कि कोऑपरेशन इस तरह का हो कि ये बजाय विवाद बढ़ने के हो सकता है आपसी कंप्रोमाइज़ से, आपसी समझाइश से इनका रिश्ता न टूटे और जुड़ जाए, इस तरह से कार्रवाई चले। जी जी जी। तो फिलॉसफी यही है कि हम सभी जो है मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में यकीन करते हैं और पूरी कोशिश लास्ट मिनट तक यही की जाती है कि फैमिली ना टूटे। लेकिन प्रकरण जब फैमिली मैटर्स के होते हैं और जब वो
पुलिस से होते हुए कोर्ट तक आते हैं, तो उनका दिशा भी बदल जाती है और फिर उनके विचार और जिस तरह से बात शुरू होती है वो कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत से रंगों में रंग जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कोर्ट आना ज़रूरी होता है या उसके सिवा और भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं फैमिली मैटर्स को निपटाने के? देखिए, इसमें क्या है, काउंसलिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है जी। काउंसलिंग मीन्स ऐसे अनुभवी लोग, उनके कम्युनिकेशन करा करके आमने सामने बिठा करके, कभी कभी क्या है आपस में जो डिस्प्यूट होकर के कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जी। और उस कम्युनिकेशन गैप से फिर लोग जब मिसगाइड करते हैं, तरह तरह की गलत सलाह मिलती हैं, तो फिर उनसे ज़्यादा विवाद बढ़ता है। जी। जैसे कुछ लोग हैं उकसावा दे करके, अरे एक घरेलू हिंसा का केस भी बनवा दो, अरे एक 498 का केस भी बनवा दो, जी, जी। और कहते हैं कि जब उन पर दबाव बनेगा तो तुम्हारे पैर पकड़ेंगे, जी, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाएंगे और तुम मत झुकना, फिर वो झुकेंगे, तो तब इस तरह से मामला बना। मेरा ये अनुभव है, बहुत अफसोस फैमिली की मैटर्स को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए। जी, जी, जी। कभी कभी ऐसे मूवमेंट हर कपल्स के बीच में आते हैं कि कभी कभी मतलब नोक झोंक हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस नोक झोंक को एक इस सीमा तक ले जाया जाए कि नहीं अब तो बोलचाल खत्म और एक दुश्मनी के रूप में उसको बदल दें। जी, 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 जी। कभी कभी होता है, लेकिन हम उसको यदि टाइमली मीट आउट कर लें, कम्युनिकेशन गैप न करें, बीच में समझदार लोग इन्वॉल्व होकर के उसको मीट आउट कर दें, तो कोर्ट। काउंसलिंग और मीडिएशन के महत्व को हम चर्चा जारी रखेंगे। कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल के बाद आपसे पुनः मिलते हैं। अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में संभव है कैंसर। अब दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा राहत। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हार्डिया के मार्गदर्शन से अब तक अनेक कैंसर मरीज यहां आकर ले चुके हैं स्वास्थ्य लाभ। कैंसर रोग के इलाज हेतु आज ही विजिट करें देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में संभव है कैंसर का इलाज। बिना कीमो, बिना रेडिएशन अब दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा राहत। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हार्डिया के मार्गदर्शन से अब तक अनेक कैंसर मरीज यहां आकर ले चुके हैं स्वास्थ्य लाभ। कैंसर रोग के इलाज हेतु आज ही विजिट करें देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर। इस अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आपका। कार्यक्रम है कानूनी सलाह और अब कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू मैरिज लॉ और मैरिज एक्ट के बारे में, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और प्रिंसिपल जज पोस्ट रिटायरमेंट फ्रॉम भोपाल श्री राम शर्मा जी। अंतराल के पहले जो हम चर्चा कर रहे थे सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फैमिली मैटर्स होते हैं वो कैसे बाकी प्रकरणों से अलग होते हैं, और आपका ये कहना था कि अगर हम क्रिमिनल मैटर्स को बीच में ना लाएं तो उससे काफ़ी आसानी होती है और दिशा नहीं बदलती। लेकिन सर ये बताएं कि काउंसलिंग और मीडिएशन जो है, क्या ये लीगल सर्विस अथॉरिटी भी ऑफ़र करती है या लोगों को प्राइवेट कंसल्टेंट्स के पास जाना होता है काउंसलिंग के लिए? क्या ऑप्शन है? ये फैमिली कोर्ट में तो फैमिली कोर्ट के लिए अलग से काउंसलर अपॉइंट होते हैं, और उनकी फर्स्ट स्टेप जब प्रोसीडिंग होती है तो पहले स्टेप में उन्हीं से काउंसलिंग कराई जाती है, जो काउंसलर होते हैं। जी जी। और वो मीडिएशन का काम करते हैं, समझाइश का भी काम करते हैं, और इसके अलावा यदि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को खुद ये लगता है कि मैं यदि इनको आमने सामने बिठा करके इनसे बात करूं, या उनको ये संभावना ऐसी लगती है कि काउंसलर ने उस तरीके से इनको नहीं समझाया, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद भी इस काम को करते हैं। इसमें फैमिली मैटर्स में समझाते हैं, पूछते हैं, तो लोग फ्रैंकली बताते भी हैं। जैसे भोपाल का ही एक केस मेरे सामने था, एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर थी, तो
उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर पहले आप अलग अलग हमसे पूछें और बातचीत करें, जी जी फिर दोनों को आमने सामने बुलाएं। जी तो मैंने उनको बुला करके पूछा तो उन्होंने कहा कि झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ है कि मैं नौकरी से जो मुझे वेतन मिलता है, मेरे ससुर जी कहते हैं कि वो वेतन ला करके हमारे हाथ में दो, और बोले मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं कमाऊं, मेहनत करूं और पूरी तनख्वाह अपनी इनके हाथ में रख दूं। बोले वैसे कुछ नहीं है, परिवार में खर्चे चलते रहते हैं, कुछ हेल्प हम भी करते हैं, जी लेकिन ये उनका जो एडामेंट रवैया है और वो जो दबाव से ये चाहते हैं, ये मैं नहीं कर पाती। और मेरे हस्बैंड, हालांकि वो डाइवोर्स पिटीशन हस्बैंड की तरफ से था, बोले हस्बैंड नहीं चाहते कि डाइवोर्स हो, लेकिन उनके पिताजी चाहते हैं, क्योंकि मैंने उनकी ये शर्त नहीं मानी। तो आप देखें हर तारीख पे मेरे ससुर जी सबसे पहले आकर के खड़े हो जाते हैं। ओहो फिर मैंने उनके हस्बैंड को बुलाया, उसने स्वीकार किया कि साहब परिवार में ये चीज़ तो है। मैंने समझाया तुम किराए का मकान लो, इन कारणों से परिवार को ख़राब मत करो। पढ़े लिखे हो दोनों, वो भी नौकरी करते थे। मैंने किराए के मकान के लिए सजेशन दिया, किराए का मकान लिया, उनमें फिर 2-3 तारीख के बाद राजीनामा हो गया और परिवार टूटने से बच गया। और उनके फादर को मैंने डांट डपट कर समझा करके बताया, मैंने कि तुम इस तरह से हस्तक्षेप करना शोभा नहीं देता। जी जी अरे तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, पढ़ी लिखी तुम्हारी ये बेटे की बहू है, इससे वैसे भी मांग सकते हो। मैंने कि अब आइंदा इस तरह से मत करना इससे। जी 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 वो मामला उनका ख़त्म हो गया कोर्ट में, और काउंसलिंग से और मेरी समझाइश से उनका मामला ख़त्म हो गया। जी 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 ऐसे तो बहुत इन से मामलों में यदि कोर्ट में थोड़ा एटीट्यूड चेंज करके इस तरह से हो तो बहुत से मामले हैं जो टूटने से बच जाते हैं। जी 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 इसी तरह से एक और मामला था मेरे पास, जी आर्मी ऑफिसर्स का मामला था। वो दोनों ही आर्मी में ऑफिसर से, हस्बैंड और वाइफ। उनका एक बेटा था, जी तो माइनर था। हाँ, माइनर बच्चा था, और उसकी कस्टडी के लिए चल रहा था, दोनों उसकी कस्टडी की डिमांड कर रहे थे। तो मैंने उस बच्चे को बुला करके पूछा, उसकी एज 9-10 साल की थी। मैंने कि बताओ बेटे किसके पास रहना चाहते हो? तो बोला अंकल ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोनों के पास रहूं। तो मैंने दोनों को समझाया कि इस बच्चे की तो तुम सुनो भाई, इस बच्चे की ज़िंदगी का तो कुछ सोचो। तुमने शादी की है, इस बच्चे को पैदा किया है, तो तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी तो बनती है। सही मैंने कि अपना कुछ थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, और अपने कुछ थोड़े जो तुम्हारे विवाद हैं उनको यदि थोड़ा थोड़ा कम करोगे, आपस में थोड़ी थोड़ी गुंजाइश करोगे, तो विवाद भी निबट जाएगा और ये बच्चा भी साथ रह लेगा। तुम्हें मैंने कि शर्म नहीं आती? ये बच्चा यूँ कह रहा मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। सही इसी तरह से अगली तारीख पे वो आए, बोले कि सर केस ख़त्म कर दो, हम साथ रहेंगे और बच्चे को भी रखेंगे। जी 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 तो ऐसे मेरे एक्सपीरियंस हैं कि ये ज़रूरी नहीं, ये कभी कभी गलत कानूनी सलाह मिल जाती है लोगों से कि ये घरेलू हिंसा का केस लगा दो, ये केस वहाँ लगा दो। ऐसे किसी की गलत कानूनी सलाह एक्सट्रीम तक लेकर के नहीं जाना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी हैं, जैसे हमने समझाया, अरे कि साहब वो मेरे, जैसे हस्बैंड कहने लगा कि मेरे तो पिता को ही अंदर करा दिया और 2 दिन उनको 498 के केस में अंदर रहना पड़ा था, अब कैसे राजीनामा हो सकता जी है? जी 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 तो ऐसी स्थिति पैदा कभी किसी केस में नहीं करनी चाहिए जी कि जिससे कभी कंप्रोमाइज की संभावना बने, खत्म हो। हाँ। कॉम्प्रोमाइज की संभावना हाँ। हमेशा रही। हमेशा रहे। ऐसा कहा भी जाता है कि हमेशा एक मार्जिन रहना चाहिए, एक कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश हर मामले में छूटना चाहिए। ना सिर्फ हम फैमिली मैटर्स की बात करें तो, लेकिन विशेषकर अगर हम फैमिली की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो आपसी बातचीत से सुलझ नहीं सकता, या हमारी प्रायोरिटीज़ वो दिन याद करें जब आपने शादी जो सोच के की थी, अगर आप सेपरेशन पे जा रहे हैं तो क्या वो सारे कारण ख़त्म हो चुके हैं? सर लेकिन ऐसा भी होता है कि सेपरेशन के लिए एपेक्स कोर्ट जो हमारे सुपीरियर कोर्ट्स हैं हमारे देश के, उन्होंने टाइम लिमिट भी बना रखा है। अगर हम म्यूचुअल डिवोर्स की बात करें तो कभी जो कूलिंग ऑफ पीरियड 6 महीने का होता है उसको घटाने की भी बात होती है। तो क्या ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास भी यही पावर आ गया है कि वो कूलिंग ऑफ पीरियड को कम कर दें? सुप्रीम कोर्ट जब किसी केस को डिसाइड करके जी कोई दिशा निर्देश जारी करते हैं जी तो नीचे के कोर्ट्स के लिए वो कानूनी होता है। जी जैसे म्यूचुअल कंसेंट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुँचे, उसमें ये रहता है कि पहले वो म्यूचुअल कंसेंट से पिटीशन लगा जी और 6 महीने का पीरियड दिया जाता है, इसलिए कि भाई ऐसा ना हो इस 6 महीने में कभी संभावना से एक साथ रहने की बन जाए, हाँ रिश्ता ख़राब ना हो इसलिए। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं कि उनमें इतनी कड़वाहट या इतनी आपस में उनमें रंजिश, हाँ रंजिश, या इतना मतलब ये हो जाता है कि वो डिसाइड कर लेते हैं कि साथ तो रहना ही नहीं।
जैसे इसने उसके खिलाफ पुलिस केस किया, उसने उसके खिलाफ किया। यदि ऐसा परिस्थिति है और ऐसा लगता है तो फिर उस 6 महीने के पीरियड को वेव कर दिया जाता है, इसलिए कि जब ये साथ रहने की कोई संभावना ही नहीं है तो इसको बेमतलब में क्यों और समय बर्बाद कंटिन्यू किया किया जाए। जाए। ऐसे मामलों में फिर ये व्यू लिया जाता है। और जो मामले काउंसलिंग में या बातचीत करने से ऐसे लगते हैं कि इनमें संभावना बन सकती है तो उनमें फिर ऐसा नहीं किया जाता। जी लेकिन कभी कभी ऐसे मामले भी सामने आए, पढ़े लिखे नौकरी पेशे वाले लोग बोले कि नहीं साहब, हम ये यहाँ समझ के, पूरा सोच समझ के और ये तय करके आए हैं कि अब हम साथ नहीं रह सकते। तब ऐसे मामलों में फिर वो 6 महीने का जो पीरियड है वो वेव कर दिया वो वेव कर दिया जाता है, जिससे दोनों ही अपने जीवन में दोनों अपने आगे अपने बढ़ आगे के सकें। जीवन को शुरू कर सकें और बेमतलब का उनका कोई समय ऐसा ना हो कि जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। जी 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 जी। सर, तो कैसे आप बताएंगे किस तरह से कंप्लेंट्स आगे बढ़ती हैं फैमिली मैटर्स में, और जैसे जनरली जो कोर्ट केसेस में अपील का प्रावधान होता है, फैमिली मैटर में किस तरह से अपील होती है या शुरुआत कैसे होती है किसी भी मैटर की? काउंसलिंग से? फैमिली मैटर्स तो की शुरुआत तो ये है कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में ही हम चलें जी जी। तो जैसे किसी पति पत्नी के बीच में ऐसा है कि भाई साथ साथ नहीं रह रहे और एक किसी पार्टी को, पति या पत्नी में से किसी को लगता है कि मुझे अकारण ही अलग रख दिया गया है, छोड़ दिया है, तो वो अपनी रेमेडी के लिए जाते हैं फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, Section 9 जिनको में। ये लगता है कि भाई हमें रख लिया जाए। जी। वो नहीं चाहते कि रिश्ता टूटे और अलग रहें, ये लगता है कि नहीं साथ साथ ही रहेंगे, तो फिर वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स सेक्शन 9 में जाते हैं जी उस रेमेडी के लिए। जी 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 जी। और फिर यदि ये लगता है कि यदि कोर्ट ने आदेश कर दिया कि नहीं इसको साथ रखो और फिर भी 1 साल तक यदि उस आदेश का पालन नहीं हुआ तो फिर वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। जी फिर ये तय हो जाता है कि भाई अब ये बिल्कुल ये परिस्थिति ऐसी है ही नहीं कि जो कोर्ट के ऑर्डर से भी रखने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। जी 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 कभी कभी ऐसा लगता है कोर्ट को जैसे जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी है, जी। उसमें भी वही ग्राउंड होते हैं जो डिवोर्स के के होते हैं। लेकिन कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई पहले डाइवोर्स का वो न करके जुडिशियल सेपरेशन का कर दें 1 साल के लिए, हो सकता है उस 1 साल में परिस्थिति बदल के ये साथ रहने लगे और रिश्ता न टूटे, तो जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी अवेलेबल हो क्या जाती है। जुडिशियल सेपरेशन के बाद उसको क्विट करके मैरिज उसी तरह स्टार्ट हो सकती है, या ऐसा माना जाए कि जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स के लिए जुडिशियल पहला कदम सेपरेशन है? के बाद वो चाहें तो आपसी सहमति से साथ भी रह सकते हैं, साथ रह सकते हैं। और यदि 1 साल से ज़्यादा का समय अलग रह करके ऐसा हो गया कि उनके दाम्पत्य जीवन में कोई वो नहीं हुआ, संबंध स्थापित नहीं हुए उनमें, तो फिर वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। जी 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 जी। इसमें सर जो बच्चे होते हैं उनका कस्टडी का प्रकरण होता है, तो जो कस्टडी के प्रकरण होते हैं उसमें न्यायालय का क्या नज़रिया होता है? कैसे न्यायालय फैसला करते हैं कि ये बच्चा उसमें किसके पास रहना चाहिए? कस्टडी के लिए माइनर बच्चे के लिए ये देखा जाता है, यदि बच्चा छोटा है, छोटा मीन्स मतलब 2, 4, 6 साल का या 10 साल से कम का, तो उसमें ये देखा जाता है कि यदि उसके पिता के पास उसके पालन पोषण के लिए फैसिलिटी नहीं है और उसके पालन पोषण उसकी मदर तो मतलब प्राकृतिक कारणों से भी, मतलब बच्चे यदि वो अपने साथ रखना चाहती है और जी। उस कस्टडी में लेना चाहती है तो प्राकृतिक कारणों से ही माँ को ही ज़्यादा वो बढ़िया क्या संरक्षक बच्चे का जेंडर भी मायने रखता है? हाँ, जेंडर भी मायने रखता है। जी जी जैसे बच्ची है, लड़की है, तो वो माँ के उसका पास। ज़्यादा अच्छा परवरिश कर सकती है। जी तो फिर ऐसे मामले में जैसे कोर्ट ने ये तय किया कि डाइवोर्स होने जा रहा है तो माँ के पास यदि उनका रहना ज़रूरी है, माँ कस्टडी में रखना चाहती है, तो कस्टडी माँ को दे दी जाती है, और उसकी साथ में उसका मेंटेनेंस का भी ऑर्डर कर दिया जाता है जी 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 जी। कि भाई उसकी मेंटेनेंस के लिए उसका पिता खर्च वहन करेगा, जो भी प्रॉपर उनकी आमदनी से, परिवार जी। के स्टेटस से लगता है। कस्टडी में ये चीज़ ज़्यादा है कि बच्चे का वेलफेयर देखा जाता है कि इसकी परवरिश दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छी कर सकता है। जी जी जी। ये तो हाँ जी बोलिए। ये पॉइंट ज़्यादा, ये पॉइंट ज़्यादा मायने रखता है, यानी कि आपस की डिस्प्यूट से को रिजॉल्व करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बच्चों की कस्टडी वाले प्रकरणों में ये मायने रखता है कि बच्चे का वेलफेयर किस में ज़्यादा है, बच्चे की हेल्थ, ऑलराउंड डेवलपमेंट और उसकी सेफ्टी, ये किसके पास ज़्यादा होगी। और इसमें पेरेंट्स का भी फैमिली बैकग्राउंड और उनका सेटअप मायने रखता है, या उनका कंडक्ट बच्चे के लिए कैसा रहा है? कंडक्ट भी मायने रखता है और फैमिली का बैकग्राउंड भी मायने रखता है। जैसे ये भी देखा जाता है कि इनका रहन सहन
कभी कभी ये देखा जाता है फैमिली मेम्बर्स की संख्या कितनी है, जी फैमिली का स्टेटस कैसा है, तो उसमें कुल मिलाकर के ये देखा जाता है कि वो जो सोशल एटमॉस्फेयर है कंपैरेटिवली कौन सी जगह अच्छा है। जी 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 जी, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसी के साथ बच्चों की राय, जैसे आपने भी स्वयं वो बच्चे से हाँ, पूछा बच्चा था यदि जो 9 वर्ष का बच्चा यदि वो मतलब इस लायक है, जैसे 8 9 10 साल का आजकल की नई जनरेशन में, तो वो समझदार, इतनी समझदारी है बच्चों में। मतलब मैं तो समझता हूँ 7 8 साल का बच्चा ही ये समझ लेता है कि हमारे माँ बाप में से, दोनों में से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा वो है, ज़्यादा अफेक्शन हाँ रखता ज़्यादा है, अफेक्शन केयरिंग रखता है। है या ज़्यादा अच्छी तरह से हमको पाल पोस सकता है। जी आजकल की नई जनरेशन में तो बच्चों में इतना भी सेंस आने लगा, हाँ। तो बच्चों को भी पूछते हैं, इन्हीं बातों के लिए इस जनरेशन को गोल्डन जनरेशन कहा हाँ, जाता है। पूछते हैं उनसे, जी पूछते हैं बुला करके, तो बच्चा इंडिकेट करता है इस बात को, चाहे वो उसके हाव भाव से हो या उसकी मतलब वाणी भाषा से से हो, हो। भाषा से हो, पता जी। चल जाता है कि वो कहाँ रहना चाहता है। जी जी जी, मीडिएशन और काउंसलिंग में किस तरह का फ़र्क आप पाते हैं? मीडिएशन में और काउंसलिंग का बेसिक फ़र्क अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। मीडिएशन काउंसलिंग में बस थोड़ा सा ये है कि काउंसलिंग मीन्स ये कि काउंसलिंग करते समय जिस पार्टी के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं उसका थोड़ा सा, उसकी जो ग्रीवांसेज हैं जी उनको थोड़ा नज़दीकी से देख करके, कुछ अपने अनुभव शेयर करके थोड़ा सा उसे यहाँ तक लाया जाए कि उसके दिमाग में ये बात आए कि मैं जो एक्ट करने जा रहा हूँ मुझे उसमें सुधार की ज़रूरत है। जी और मीडिएशन का तो ये है कि भाई इनमें कहाँ तक विवाद है और उसको सॉर्ट आउट करके और एक ऐसा कंप्रोमाइज़ करा दो कि झगड़ा ख़त्म हो जाए। काउंसलिंग से थोड़ा सा ये है कि ऐसी उनके अंदर ये पैदा कर दी जाए कि फ्यूचर में भी ये इस बात का ध्यान रखें कि हमें ऐसी झगड़े टंटों में नहीं पड़ना चाहिए। जी जी, यानी काउंसलिंग को ज़्यादा करीब से जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है सही हाँ, दिशा में आगे बढ़ने सही के लिए, दिशा और में। मीडिएशन में थोड़ा न्यूट्रल रहा जाता मीडिएशन है। थोड़ा इस यहाँ तक लिमिटेड हो जाता है कि इनका जो विवाद है इस विवाद को ख़त्म कर दो। तो मीडिएशन भी क्या न्यायाधीश स्वयं करते हैं? मीडिएशन का काम न्यायाधीश नहीं करते, मीडिएशन के लिए तो एजेंसी रहती हैं, जैसे ट्रेंड हैं वो लीगल सर्विस अथॉरिटीज में उनकी लिस्ट रहती है जो जी। मीडिएशन का काम करते हैं, जी, उनमें जी। एडवोकेट्स भी रहते हैं। हालांकि कुछ रिटायर्ड जज भी मीडिएशन का काम करते हैं जिन्होंने मीडिएशन की समय समय पर छोटी छोटी ट्रेनिंग होती हैं, जिनको जी। अनुभव होता है, जी जी तो वो मीडिएशन का काम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा जो लिस्ट बनाई गई है उन लोगों से कराया जाता है। जी जी। और सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कोर्ट में प्रकरणों में अधिवक्ता की ज़रूरत होती है लोगों को, कि वो उनकी बात न्यायिक दृष्टिकोण से जज के समक्ष रख सके, तो फैमिली कोर्ट में भी क्या उसी तरह एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अधिवक्ता का सहारा लें? नहीं, अधिवक्ता का सहारा तो इसलिए लेना पड़ता है ना कि लीगल प्रोसीजर को एक लेमैन कैसे अडॉप्ट कर सकता है। जी, जैसे लेकिन जैसे कि उसे अपनी एविडेंस प्रोड्यूस करनी है कोर्ट में, जी तो वकील ये गाइड करेगा। आजकल तो भाई मोबाइल से बहुत सी एविडेंस कलेक्ट होती है, तो वो सजेस्ट करेगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। या जैसे किसी पक्षकार से मेंटेनेंस लेना है तो उसकी आमदनी बतानी चाहिए, तो वो उसके विभाग से उसकी सोर्स ऑफ इनकम के लिए एविडेंस कलेक्ट करेगा जी और फिर उसको एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट में प्रोड्यूस कैसे किस तरह से लीगल एविडेंस को लाएंगे, तो एडवोकेट की जरूरत पड़ती है। जी जी। आपसे हम संक्षेप में मैसेज जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या अपेक्षा करते हैं आप फैमिली मैटर से संबंधित हमारे व्यूअर्स से? देखिए, मैंने जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ कोर्ट में काम करते हुए, ज़्यादातर केस मेरे पास ये डाइवोर्स के आए मेंटल क्रूअल्टी और मेंटल क्रूअल्टी। फिजिकल क्रूअल्टी के मामले तो कम, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के जो मामले आते हैं वो ज़्यादातर मेंटल क्रूअल्टी से रिलेटेड रहते हैं। मेंटल क्रूअल्टी क्या होती है कि जैसे अभी हस्बैंड है, नौकरी करता है या कहीं काम धंधे से शाम को लौटा घर, और आते के साथ ही उसके सामने तमाम फरमाइश रख दी जाए कि तुम ये नहीं करके लाए, तुमसे ये नहीं बना, तुमसे ये नहीं होता, जी तो आप स्वाभाविक रूप से ये माने कि कुछ ना कुछ चिड़चिड़ापन आ जाएगा और कहासुनी हो जाएगी। जी जी, इसमें और वो आ जाएगी और कुछ समझदारी की अनसंट ज़रूरत- बोल गया तो वो फिर मेंटल क्रूअल्टी में आ जाता है कि साहब इसने जी। गाली गलौज किया। जी जी तो ये तो फीमेल्स के लिए या पत्नियों के लिए मेरा संदेश है कि भाई
समय परिस्थिति को देखो, यदि तुम्हें अपना कोई मांग रखनी है जी, या अपना जी। कुछ करना है। एक सही तरीका अगर आप और रखेंगे तो इसी वो तरह रिश- से हस्बैंड के लिए भी मैं कहूँगा जी जी बिल्कुल। कि बहुत से हस्बैंड हैं, यदि पत्नी मार्केट चली गई, थोड़ा सा देर लग गया तो कहने लगा अरे तू बड़ी तफरीबाजी करती फिर रही है। बिल्कुल, दोनों को ही अपने दोनों कंडक्ट को ही में मतलब संयम में जिम्मेदारी रहना से जरूरी है। और यदि कुछ हॉट टॉक का हो भी ओकेजन आ जाती जाता है है तो तो उस उसे मोमेंट को इग्नोर इग्नोर करने की जरूरत है। और कभी भी सर, कभी भी संक्षेप अपनी में, हमारे छोटी पास छोटी वक्त की चीज़ों थोड़ी को कमी मतलब है, शाम सर। तक ही रखें, एक रात के बाद में उनको रफा दफा कर दें। जी जी जी, ये बहुत अच्छे विचार आपने कार्यक्रम में हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त निकाला और आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और आज आपने दोनों विषयों पर हमारे सभी दर्शकों को जानकारी दी और जागरूक किया। आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और फैमिली मैटर्स के बारे में आज विस्तार से कानूनी नज़रिए से चर्चा की। हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार, बहुत शुक्रिया।